आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का। बुलेटिन की शुरुआत अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग की खबर के साथ करेंगे। अब अटैक पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा हमलावरों को बहुत बड़ी सजा मिलेगी, साजिश रचने वाले भारी कीमत चुकाएंगे और पूरा अमेरिका सेना के साथ है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, सनसनी मची हुई है। 2 नेशनल गार्ड को गोली मारी गई है। दोनों गार्ड की हालत गंभीर बनी हुई है। व्हाइट हाउस ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। अमेरिका में कल थैंक्सगिविंग डे है, उसके पहले राजधानी में नेशनल गार्ड की तैनाती की गई है। इसी दौरान हमलावर ने 2 जवानों को निशाना बनाया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को भी गोली लगी है। तो ये तस्वीर भी आप उसी वक्त की देख रहे हैं। दरअसल हमलावर की पहचान 29 साल के अफगानिस्तान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी हमला करार दे दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इन हमलावरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि कल थैंक्सगिविंग डे है, उससे पहले नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई और इसी दौरान 2 नेशनल गार्ड्स पर यह हमला किया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान एक हमलावर को भी गोली लगने की जानकारी मिल रही है। लेकिन आप तस्वीर देखिए, एकाएक किस तरीके से ये हमला होता है। व्हाइट हाउस के पास ये हमला होता है। 2 हमलावर आते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। 2 नेशनल गार्ड को गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अफगान शरणार्थी की तरफ से ये अटैक किया गया है। हमलावर को अरेस्ट कर लिया गया है। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग से पूरे अमेरिका में सनसनी फैल गई है। नेशनल गार्ड के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे आतंकी हमला करार दिया है और ये साफ कर दिया है कि इन हमलावरों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन आप देखिए, जब ये हमला हुआ उस वक्त के हालात क्या थे? अफरा तफरी का माहौल हो गया, सायरन सुनाई देने लगे। हालांकि दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। अफगानिस्तान के नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल की पहचान हमलावर के तौर पर हुई है और दोनों हमलावरों को फिलहाल पकड़ लिया गया है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि पूरा देश इस वक्त सेना के साथ है। लेकिन एकाएक व्हाइट हाउस के पास गोलियों की आवाज सुनाई देना, एकाएक व्हाइट हाउस के पास 2 नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाना अपने आप में कई सवालों को भी जन्म देता है। वॉशिंगटन में आतंकी हमला हुआ है। फिलहाल रहमानुल्लाह को पकड़ लिया गया है, जो अफगानिस्तान का नागरिक बताया जा रहा है, अफगानी शरणार्थी बताया जा रहा है, जिसने इस हमले को अंजाम दिया है अपने एक साथी के साथ मिलकर। अब ट्रंप ने क्लियर कर दिया है, एक मैसेज अपने देश में कन्वे करने की कोशिश की है कि यह हमला अफगान शरणार्थी की तरफ से किया गया है। जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन ये देखिए, वॉशिंगटन डीसी की तस्वीर है और ये उसी वक्त की तस्वीर है जब हमलावरों ने इस हमले को अंजाम दिया है। आपको बताएं कि ये फायरिंग मेट्रो स्टेशन के पास हुई है। फायरिंग की आवाज आते ही हड़कंप मच गया। इलाके में तैनात नेशनल गार्ड के जवान कवर लेते नजर आए। इसी दौरान हमलावरों को भी गोली लगी है। हमले के बाद कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें घायल जवानों को सीपीआर दिया जा रहा है। पूरे इलाके को फिलहाल सील किया जा चुका है। एफबीआई के मुताबिक हमले में शामिल संदिग्ध की पहचान रहमानुल्लाह लकनवाल के तौर पर हुई है। वो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था। 2024 में शरणार्थी के दर्जे के लिए अप्लाई किया था और उसे इसी साल मंजूरी मिली थी। अब ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है कि साजिश रचने वाले भारी कीमत चुकाएंगे। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. तो व्हाइट हाउस के पास हुए हमले से ट्रंप गुस्से में हैं। हमलावरों को कड़े सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप अमेरिका की सुरक्षा को लेकर काफी सख्त हैं।
इसके पहले पिछले साल 14 जुलाई को ट्रंप पर हमला हुआ था। गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। अब व्हाइट हाउस के पास ये अटैक हुआ है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग इस साजिश का हिस्सा हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ट्रंप ने इसे एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ इविल करार दिया है, यानी इसे आतंकवादी घटना करार दिया गया है। ये रहमानुल्लाह खान लखनवाल नाम का शख्स है जो कि अफगानी शरणार्थी के तौर पर अमेरिका में रह रहा था। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे देश में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जिसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं एसआईआर को लेकर सियासत भी जोरों पर है। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम जारी है। 12 स्टेट में अब तक 63% से ज्यादा फॉर्म जमा हो चुके हैं। यूपी में अब तक 6.40 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जमा हो गए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे में 1.14 करोड़ फॉर्म सबमिट किए जा चुके हैं। वहीं बंगाल की बात करें तो 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके हैं। इन्हें आयोग ने अपलोड भी कर दिया है। यूपी में चल रहे एसआईआर में 6 जिलों की तस्वीर आपको दिखाती हूं किस तरीके से एसआईआर का काम चल रहा है। लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, जहां तेजी से एसआईआर जमा कराने का काम चल रहा है। भरे हुए फॉर्म 4 दिसंबर तक जमा हो सकेंगे और 9 दिसंबर को इन सभी राज्यों की वोटर लिस्ट यानी कि जो ड्राफ्ट है पहला, वो सामने आ जाएगा। तो यूपी से लेकर बंगाल तक इस वक्त एसआईआर का काम चल रहा है। यूपी में चल रहे एसआईआर प्रोसेस की पूरी डिटेल आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एसआईआर पर पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर आपको बता देती हूं। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम साल 2002 के इलेक्टोरल रोल से मैच नहीं करते हैं। मौजूदा मतदाता सूची में लगभग 26 लाख मतदाताओं के नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा रहे हैं। ये अंतर तब सामने आया जब बंगाल की नई मतदाता सूची की तुलना 2002 से 2006 के बीच तैयार की गई वोटर लिस्ट से की गई। अब सवाल यह है कि इन 26 लाख वोटर्स का क्या होगा। नियम के हिसाब से पुराने रिकॉर्ड से नाम ना मिलने का ये मतलब नहीं है कि मतदाता सूची से तुरंत उनके नाम हटा दिए जाएंगे। जिनका डेटा मैच नहीं हो रहा है उनका डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसका ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी योग्य मतदाता बिना पूरी जांच के सूची से बाहर आ जाए। लेकिन 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका 2002 के इलेक्टोरल रोल में कोई जिक्र नहीं मिलता है। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। ओंकार, डिटेल बताइए, अब क्या होगा इन 26 लाख वोटर्स का? देखिए प्राची, सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप संख्या में अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में टोटल वोटर अभी तक है 7,66,000 लाख और 38,000 के से कुछ ज्यादा। इनमें से देखा जा रहा है कि अभी तक जो डिजिटाइजेशन का काम है वो 6 करोड़ 1 लाख के आसपास हो चुका है। अभी जो संख्या बाहर निकल के आ रही है, यानी कि 26 लाख लोग जिनका नाम 2002 साल के लिस्ट से मैच नहीं खा रहा है। तो इसी को जिक्र करते हुए इलेक्शन कमीशन के सूत्र के अनुसार जो खबर मिल पा रही है हमें कि 26 लाख लोगों की नाम अभी तक मैपिंग में नहीं आ पा रहा है। उनमें से कई सारे नए वोटर भी है जिनका नाम 2002 साल के लिस्ट में, जिनका पिता या फिर माता का नाम 2002 साल के लिस्ट में रहना चाहिए, लेकिन उनका नाम अभी तक मेल नहीं खा पा रही है। तो इसको लेकर सियासी जंग भी शुरू हो चुका है बंगाल में। जैसे कि लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बंगाल में काफी सारे घुसपैठिया है। तो क्या ये 26 लाख लोगों में से इनका क्या होगा भविष्य, क्योंकि इनको सभी को अपना अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करना पड़ेगा और उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो भारतीय नागरिक है। तो फिलहाल के लिए जो खबर सामने आ रही है ये है कि 7 करोड़ 66 लाख और 38,000 जो टोटल कुल मतदाता है, इनमें से 26 लाख लोगों का नाम मैपिंग में मैच नहीं खा पा रही है। तो इसी जगह को सामने रखते हुए बीजेपी इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, क्योंकि ये जो 26 लाख वोटर है, ये वोटर कहां से आया, कब आया, कैसे आया, यही सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। ठीक है, बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन ये बता देना भी बहुत जरूरी है अपने दर्शकों को कि 26 लाख वोटर्स का अगर कोई जिक्र 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं कि उनका नाम तुरंत हटा दिया जाएगा। बाकायदा वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन की जाएगी। शुक्रिया आपका ओंकार तमाम जानकारी के लिए। तो वोटर लिस्ट को लेकर बंगाल से लेकर यूपी तक इस वक्त सियासी घमासान है, लेकिन यूपी में युद्ध स्तर पर एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। एक खास तस्वीर
तस्वीर यूपी के वाराणसी से सामने आई, जहां एसआईआर फॉर्म को लेकर अफवाहों से बचने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने जागरूकता अभियान चलाया। नागरिक सुरक्षा के बैनर तले गली गली जाकर लोगों को एसआईआर के बारे में बताया, ताकि एसआईआर को लेकर जो अफवाहें हैं वो दूर हो सके और लोग फॉर्म भर सकें। एसआईआर बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हम स्कूलों में अटेंडेंस देते हैं, रजिस्टर कंप्लीट करते हैं, ऐसे ही हमारे भारत देश में भी ज़रूरी है एसआईआर कि हम प्रेजेंटेशन कैसे दें कि हम उपस्थित हैं। ये भी एसआईआर एक तरह से ज़रूरी है। अगर है तो उसको आप भरिए, आप सेफ होंगे। काफ़ी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या उनके पास कागज़ नहीं है, उसके बारे में मैंने जानकारी दिया है, क्योंकि आप लोग जागरूक होइए। क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज में अक्सर ऐसा होता है कि अशिक्षित ज़्यादा होते हैं, जिनको ये नहीं होता कि हम अपने कागज़ रेडी रखें, लेकिन अब जागरूक होना ज़रूरी है। तो सबसे ज्यादा पैनिक मुस्लिम मोहल्लों में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका काउंटर यह है कि मुस्लिम समाज के लोग ही बाहर निकलकर ये बता रहे हैं कि एसआईआर का काम बड़ा अच्छा है। यूपी की मुरादाबाद की तस्वीर भी आपको बताती हूं, जहां एसआईआर का काम जोर शोर से चल रहा है। 4 दिसंबर तक सभी को फॉर्म जमा करने हैं। ऐसे में जिले में एसआईआर को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। खासतौर पर मुस्लिम इलाकों में महिलाएं बढ़ चढ़कर एसआईआर में हिस्सा ले रही हैं। लोगों का कहना है कि एसआईआर हर 20 साल में होना चाहिए, ताकि फर्जी वोटर के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाए जा सकें। मुरादाबाद में अभी तक करीब 4% ऐसे वोटर मिले हैं जिनके 1 से ज्यादा वोट थे। ऐसे में प्रशासन हर डिटेल को बारीकी से चेक कर रहा है। मुरादाबाद के सिटी इलाके में पहुंचे हैं। यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर भी लगातार जो एसआईआर का काम है वो चल रहा है। जो बीएलओ हैं वो अलग अलग इलाकों में इसी तरह से छोटे छोटे कैंप लगाकर बैठे हैं। कोई स्कूल में, कोई आंगनवाड़ी में, कोई जो है चौपाल लगाकर गांव में बैठे हैं, ताकि तमाम लोगों के जो नाम हैं वो चुनाव आयोग की लिस्ट में जो है जुड़ सके, उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सके और जिनके 1 से ज्यादा वोट हैं वो वोट काटे जा सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी स्कूल है मुरादाबाद का। यहाँ पर कुछ वोटर्स भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो एसआईआर में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, ये बताइए, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आप भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, कोई दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, फॉर्म लेकर आया और सर ने फॉर्म ले लिया। कोई ऐसी कोई खास लोग घर पर आ रहे हैं तमाम जगह? कोई नहीं, घर पे नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आप खुद आए हैं? हाँ, हमारे पूरे एरिया में आज़ाद नगर एमडी की कॉलोनी है। अथॉरिटी की कॉलोनी होने के बावजूद भी वहाँ कोई सर्वे नहीं है, कोई नहीं आ रहा। और बस ठीक है, जैसी अवेयरनेस है उसके हिसाब से हम सभी लोगों को खुद ही आना पड़ रहा है। आपको लगता है एसआईआर होना चाहिए ताकि जो फर्जी वोटर्स हैं वो बाहर हो सकें, जिनके नाम नहीं है उनके वोटर लिस्ट में नाम आ सके, या कोई और आपका? देखिए, ये चीज़ तो सरकार ज़्यादा बेहतर समझ सकती है। हम तो एक आम नागरिक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम देखिएगा सर, ये आएगी कि इस देश के अंदर ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, चलिए उन तक तो बात पहुंच जाती है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत इंटीरियर में रहते हैं, अगर वहाँ नहीं पहुँचा और जेन्युइन उनका वोट है, उसके बावजूद भी उनका वोट कट जाएगा, तो इट्स ए बिग प्रॉब्लम आई थिंक। तो इसीलिए जो है बीएलओ और जो बूथ लेवल एजेंट हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप घर घर जाएं, फॉर्म भरें, फॉर्म उनसे कलेक्ट करें और उसके बाद बाकायदा एक ऐसा कैंप लगाएं जैसा यहाँ पे लगा हुआ भी है, जहाँ आप भी आ। कैंप तो लग रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम एरिया के अंदर कोई पहुँच नहीं रहा है। ये समस्या। अब जब पहुँचेंगे ही नहीं तो अब लोगों को अवेयर नहीं हो रहे लोग, या तो सब जगह पहुंचे तो ठीक है, अब जब पहुंचेंगे नहीं और लोग भी अवेयर नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हर घर का दरवाजा खटकाए? एग्जैक्टली ये बड़ी प्रोसेस है भाई। सिटीजनशिप ही अगर खत्म हो जाएगी, नागरिकता खत्म हो जाएगी, लोग बेघर हो जाएंगे, ये कोई इट्स नॉट ए जोक। आपका क्या नाम है? सायमा परवीन सर। सायमा परवीन। ये बताइए, एसआईआर में हिस्सा लेने के लिए आप आई हैं? सर, मैंने पहली बार अभी अपना वोटर आईडी बनवाया, मैंने अभी तक वोट नहीं डाला, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आई हूँ। अच्छा, अपना नाम ऐड कराने के लिए? जी। तो आपको लगता है एसआईआर होना चाहिए, कोई दिक्कत? जी सर, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। जी। और इसके अलावा और कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? सर, उनको लेकर ये है कि वो विरोध ना करें, वो इसको समझें, सरकार की बात को समझें, बस इतना ही कहना चाहती हूँ बस। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? सर, मैंने सिर्फ 9th किया है। अच्छा, 9th किया है। आप बता रही हैं तो पूरी बारीकियां आपने समझ ली हैं इसकी? जी सर। तो मुरादाबाद में न सिर्फ लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बल्कि प्रशासनिक अमला भी जिम्मेदारी समझ रहा है। मुरादाबाद के डीएम से इंडिया टीवी ने एसआईआर प्रोसेस को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि काम चल रहा है, स्मूथली चल रहा है और अब तक आधे से ज्यादा काम पूरा किया जा चुका है।
कई जगह ये भी देखा जा रहा है कि साल 2003 की जो वोटर लिस्ट की बात करें तो वोटर का भी नाम नहीं है, उसके पेरेंट्स का भी नहीं है और उसके ग्रैंड पेरेंट्स का भी नहीं है, तो उसको किस तरीके से ऐड किया जाए? देखिए, ये हम लोगों ने लोगों को बहुत ही क्लियर तरीके से बताया कि एन्यूमरेशन फॉर्म जो है उसमें जो मतदाता है उसका नाम उसमें मौजूद है, लिखा हुआ है, वो प्रीफिल्ड है। अगर उसका नाम 2003 की लिस्ट में है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो मैपिंग जितना ज्यादा से ज्यादा हो वो वहां पे मिल जाए हमें। हम लोग अभी तक हमारी जो मैपिंग है जितना हमने फिल करा है उसमें अगर 5-6% को छोड़ दे तो शेष सभी की मैपिंग हम लोगों ने एज ओरिजिनल वोटर और या प्रोजेनी वो उसमें मिल रहा है। जिसका नहीं मिल रहा है उसको हम लोगों ने बहुत क्लियर बताया है कि आप अपने माता और पिता का नाम लिख के वो हमें बीएलओ को जमा करा दे, उसका हम डिजिटाइज कराएंगे, उसका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा। इस स्टेज पे किसी भी प्रकार की आईडी उनसे नहीं मांगी जाएगी। उसके बाद जो ईआरओ है वो इनको नोटिस जारी करेगा और पर्याप्त समय उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो अलाउड जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो देने के बाद इनका नाम फाइनल रोल में रहेगा। एसआईआर का मेन मकसद जो है चुनाव आयोग की तरफ से वो ये है कि एक तो जेन्युइन वोटर का नाम जो है वोटर लिस्ट में हो और दूसरा जो फर्जी वोटर हैं या कहें कि एक से ज्यादा जिसके वोट हैं वो बाहर निकले। तो अब तक ऐसे कितने नंबर्स जो हैं सामने आए हैं जो तकरीबन 54% आपका कंप्लीट हुआ है कि जिसमें फर्जी वोटर्स थे? देखिए, अब मैं उनको फर्जी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, लेकिन मतलब जो कैटेगराइजेशन है एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट की एएसडीडी की लिस्ट चूज की है तो वो तकरीबन अभी हमारा 3.9% के आसपास है। जो टोटल है, टोटल वोटर्स के 3.9% जो है, 3.86% टू बी स्पेसिफिक, वो अभी तक हमारा। अब इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ की खास भूमिका है। बीएलओ हर डिटेल बारीकी से चेक कर रहे हैं, लेकिन यूपी के मुजफ्फरनगर में एसआईआर के धीमे प्रोसेस को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। फॉर्म अपलोड ना करने पर 22 अधिकारियों और बीएलओ से जवाब मांगा गया है। हालांकि लोग प्रशासन का पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। इस वक्त हम बछेड़ी गांव में मौजूद हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो सुपरवाइजर अपने सभी बीएलओ की मीटिंग ले रहे हैं। इस तरीके से फॉर्म आ गए हैं और फॉर्म जब आ रहा है तो बाकायदा उसमें क्यूआर कोड है और जो बेसिक जानकारी मौजूदा वोट लिस्ट में है वो सब है और बाकी सब भरना है। सर, क्या क्या जानकारी मांग रहे हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। कुछ लोगों के मन में डर भी आ रहा है कि शायद उनकी वोट चली जाएगी या वो नागरिकता चली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि चुनाव आयोग ये कहता है कि जो सही वोटर है वो लिस्ट में रहना चाहिए, जो इलीगल वोटर है वो लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, पहले भी एसआईआर होते रहे हैं। तो किस तरह के कागज मांगे जा रहे हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत कागज मांगे जा रहे हैं। फॉर्म में क्या क्या भरवाया जा रहा है, क्या क्या जानकारी? मैं इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो न्यूमरेशन फॉर्म दिए हैं उसमें केवल डिटेल्स मांगी गई है वोटर की। इसमें 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है 2025 यानी 2025 के अनुसार डिटेल। उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार, फादर नेम, मदर नेम, उसके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, उसकी डिटेल। सेकंड ऑप्शन है कि अगर ये वोटर हमारा 2003 की लिस्ट में है जिससे हम मैपिंग कर रहे हैं, उसको मैच कर रहे हैं, तो हमें डिटेल डालनी है। कि बाहर की डिटेल है तो उसमें मैच नहीं हो पा रहा, वही हमारे सुपरवाइजर समझा रहे हैं। अच्छा, बाहर की डिटेल का मतलब कोई बहू आई गांव में मध्य प्रदेश या कहीं का है या कोई मिसमैच हो जा रहा है तो उस चीज का ये हम इनसे पूछ रहे थे। अच्छा, तो क्या ऐसे भी लोग हैं जो मध्य प्रदेश से शादी करके आए हैं यहाँ पे? बिहार से भी है, झारखंड भी है। तो उनका कैसे होगा सर, जो बिहार झारखंड से? ऐसा ना, कोई भी लड़की जब शादी होकर कहीं भी आती है 2003 में, उसकी डिटेल कहीं भी है दुनिया में, तो हमें वो डिटेल चाहिए। उसकी डिटेल नहीं है तो उसके फादर की, मदर की, ग्रैंडफादर की, ग्रैंडमदर की, ये डिटेल हमें उसको सबमिट करनी है। यानी हमें उसको मैच करना है कि ये वोटर भारतीय है, चाहे तो वो अपनी पहचान खुद दे, नहीं दे रहा है तो अपनी फैमिली की पहचान देगा। मुजफ्फरनगर के साथ साथ राजधानी लखनऊ में भी एसआईआर का काम जोरों पर चल रहा है। कैंप लगाकर लोगों को घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह की एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? रेशमा बानो। कहाँ की रहने वाली हैं? सदर के सहीवाड़े जी। कितने लोग हैं परिवार में? 8 लोग। सबका नाम है कि नहीं है? जी, सबका नाम। दिक्कत, परेशानी, समस्या? कोई परेशानी नहीं। सहयोग मिल रहा है यहाँ अधिकारियों से? जी, सहयोग मिलता है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरी स्कीम है वो लोगों के नाम काटने के लिए, आपको ये महसूस हुआ? नहीं,
पूरे नाम काटने के लिए नहीं, जो लोग रह गए जो पहले की लिस्ट में थे नहीं वो अब जुड़ भी सकते हैं उसमें। इस स्कीम से आप लोग संतुष्ट हैं, इस प्रक्रिया से आप लोग संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं? जी सही है। नाम किसी का काटा तो नहीं जा रहा जबरदस्ती? और भी लोग देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? इरशाद भाई, आप बताओ कि कितने लोग हैं परिवार में? हम 5 लोग हैं। सबके नाम यहाँ पे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं। ये पूरी प्रक्रिया का आप लोग सहयोग कर रहे हैं? सबको सहयोग कर रहे हैं। नाम जबरदस्ती किसी का काटा तो नहीं जा रहा है? कोई दिक्कत, सरकारी इस प्रोसेस में आप लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं? पूरा सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत। मैम क्या नाम है आपका? हो गया आपका? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, परेशानी तो नहीं आ कोई रही? दिक्कत नहीं, पर मेरी मदर और फादर का नाम नहीं आया अभी तक आया। तो आपने बीएलओ साहब से संपर्क किया? संपर्क किया, उन्होंने कहा है कि जो फरवरी में जब फॉर्म आएंगे तो उसको जमा करके दीजिएगा, और बाकी हमारे घर में सब आए। जब मगर फादर ही का नहीं आया तो हम लोग को तो दिक्कत होगी बाद में, बस यही दिक्कत है, बाकी तो सब चीज बहुत ठीक है एकदम। तो आप देख रहे हैं कि एसआईआर का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। बीएलओ समझा रहे हैं, प्रशासनिक अमला मैदान में है और लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन है वो दूर की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीएलओ की मौत पर सियासत भी तेज हो रही है। यूपी में अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि बीएलओ पर मेंटल प्रेशर है क्योंकि वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। 99% एसआईआर फॉर्म बांटने का दावा है और सभी फॉर्म 4 दिसंबर तक भरे जाने भी दिखाना है। इसलिए बीएलओ पर सरकार प्रेशर डाल रही है। सरकार एसआईआर के जरिए यूपी में 3 करोड़ वोट काटने वाली है। तो अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि उनकी विधानसभा से 50-50 हजार वोट काटे जाएंगे और अब वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ वोट ओवरऑल यूपी में काटे जा सकते हैं। गोंडा में एक अध्यापक, मैं नाम दिमाग से उतर रहा है, यादव जो हमारे अध्यापक थे, उनकी जान चली गई। और एक कोरी बिरादरी के थे जो फतेहपुर में, जिसकी शादी होने वाली थी, वो आत्महत्या कर लिया। और जो आपके माध्यम से जानकारी मिली गई, इलेक्शन कमीशन तो बता नहीं रहा, ना सरकार बता रही है, बड़े पैमाने पर बीएलओ की जान गई है। और मजबूरी में मुझे बीएलओ के पक्ष में भी पत्र लिखना पड़ा, जानकारी देनी पड़ेगी किस मेंटल प्रेशर में वो काम कर रहे हैं। और सरकार का दबाव है कि वो कैटेगरी में सबके जल्दी फॉर्म भर दो। 99.45% फॉर्म बांट दिए हैं। अब उन पे प्रेशर है क्योंकि आज तारीख क्या हो गई है, आज 26 तारीख है। तो सोचिए 8-9 दिन में उन्हें पूरा भरा हुआ दिखाना है। तो वो बहुत सिंपल काम कर रहे हैं। जो आखिरी कैटेगरी है उसमें बिल्कुल जल्दी से फॉर्म भरे दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2-2.5 करोड़ लोगों का, और उससे हो सकता है यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जिनके पास एग्जैक्ट आंकड़ा है कि कितने वोट काटे जा सकते हैं, तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीएलओ की मौत पर ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के कहने पर ही जल्दबाजी में एसआईआर करवाया जा रहा है और काम के दबाव में बीएलओज की मौत हो रही है। जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए वो इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि बीएलओज की मौत काम के तनाव की वजह से हुई है, तो इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, वहां भी बीएलओज की मौत हो रही है। इससे साफ है कि उन पर काम को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। परिवार ने जो बता दिया, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहे हैं। हम तो नहीं चाहते हैं ना, जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा।